एक पुरानी फैक्ट्री में कुछ मजदूर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक आंदोलन करते हैं। वे अपने मालिक से बात करना चाहते हैं, लेकिन वहां सुरक्षा गार्ड उनको बाहर ही रोक देते हैं। गार्ड हथियारों से होते हैं। पहले मजदूर शांत रहते हैं, लेकिन जब एक मजदूर गार्डों पर पत्थर फेंकता है तो वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के बीच मालिक मेगाफोन से घोषणा करता है और मजदूरों को अपने पास बातचीत के लिए बुलाता है, लेकिन आंदोलन कर नेता सांगा जी को नहीं बुलाया जाता। मालिक कहता है कि बाकी मजदूर घर लौट जाए। मजदूर उसकी बात मान लेते हैं और वापस लौट जाते हैं। फिर सांगा जजीरा को अपने घर लौटता है। वहाँ उनकी पत्नी और छोटा बेटा शनका उनका इंतजार कर रहे होते हैं। शनका यह नहीं समझ पाता कि उसके पिता इन झगड़ों में क्यों पड़ते। सांगा जी उसे समझाते हैं कि दुनिया अन्याय के खिलाफ लड़ना हर इंसान का कर्तव्य है। इसके बाद परिवार सोने चला जाता है। सोने से पहले शनका की माँ उसे बिटिया बंद करने को कहती है, क्योंकि बारिश हो रही होती है। हालांकि शनका बिजली से डरता है, फिर भी वह माँ की बात मान लेता है। फिर 3 दिन गुजर जाते हैं, लेकिन मातिक ने जिन कर्मचारियों को बुलाया था वे अब तक वापस नहीं लौटते। तब सांगा जी अपने साथियों को फिर से इकट्ठा करते हैं, ये पता लगाने के लिए कि आखिर हुआ क्या। एक बार फिर सशस्त्र गार्डों का सामना करते हैं और इस बार भी लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन इस बार सांगा जी का एक साथी उनकी पीठ छोरा घोंप देते हैं और उनकी जान ले लेते हैं। सांगा जो अपने पिता का पीछा करते हुए चुपचाप ये सब देख रहा होता है, अपने पिता की तरफ दौड़ता है और उनके शरीर के पास पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तभी अचानक भारी बारिश शुरू जाती है। इस गुस्सा और गुस्से में शक्का गार्ड की एक दल उठा लेता है और उनसे लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गलती से उसके हाथों से एक विद्युत आवेश निकलता है जो चारों ओर मौजूद सभी को प्रभावित करता है। इस भारी शक्ति से सनका और बाकी लोग पीछे गिर जाते हैं। इस घटना के बाद 1 साल बीत जाता। सनका और उसकी मां को गुजारा करने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। उन्हें दूसरे शहर में नौकरी का प्रस्ताव मिलता है, इसीलिए उसकी मां एक दिन के लिए बाहर जाती है, लेकिन 1 हफ्ता बीत जाता और वो वापस नहीं आती। सनका भूखा और अकेला खुद का ख्याल रखने की कोशिश करता है। उसे अपनी सबसे बड़ी डरावनी चीज यानी बारिश और बिजली का सामना करना पड़ता है। फिर कई और दिन गुजर जाते हैं, तब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई है। वह अपना घर छोड़ देता है। एक सुबह वह अपनी किस्मत आजमाने के लिए सड़कों पर निकल पड़ता है, लेकिन गली के लड़कों का एक गिरोह उसका पीछा करता है और वे उसे एक गली में प्रेर लेते हैं। सनका खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह के 5 लड़के मिलकर उसे बुरी तरह पीटते हैं। वे उसका कान काट देते हैं और लकड़ी के लहों से उसे मारने की तैयारी करते हैं। तभी सौभाग्य से उसी समय अवांग नाम का एक और लड़का वहाँ आता है और शनका की मदद करता है। अवांग अपने मार्शल आर्ट के कौशल से उन 5 लड़कों को एक ही झटके में हरा देता है। लड़ाई खत्म होने के बाद अयोग शनका को ट्रेन स्टेशन में अपने ठिकाने पर ले जाता है। वह उसे खाना खिलाता है और फैसला करता है कि वह राका को लड़ना सिखाएगा ताकि वह खुद का बचाव कर सके। प्रशिक्षण शुरू होता है और शनका एक अच्छा और तेज सीखने वाला मार्शल आर्ट लड़का साबित होता है, लेकिन एक ब्रेक के दौरान फिर से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर शनका डर जाता है और भागकर एक वैगन के अंदर छिप जाता है। अवांग उसे देखकर पूछता है कि वह बारिश से इतना क्यों डरता है। शनका जवाब देता है कि उसे ऐसा लगता है जैसे बिजली हमेशा उसकी ओर आकर्षित हो रही है। ये सुनकर अवांग उसे दक्षिण पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन में अपने साथ चलने का प्रस्ताव देता है, जहां वे दोनों एक बेहतर जीवन शुरू कर सकते हैं। शनका इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है। रात में दोनों तेजी से जा रही ट्रेन के पीछे दौड़ते हैं। अयांग 1 तक पहुंचने में सफल हो जाता है और शनका को अपनी तरफ खींचने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन शनका पूरी कोशिश करने के बावजूद पीछे रह जाता है। अवांग उसे अंतिम सबक देते हुए कहता है कि जो उसने अब तक सीखा उसका इस्तेमाल करके खुद को जिंदा रखे और किसी पर भी भरोसा न करे। ये कहकर यह ट्रेन में चला जाता है। शनका इस सलाह को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का फैसला करता है। अगले दिन वह एक बंदरगाह पर काम की तलामा में जाता है ताकि वह अपनी जीविका चला सके। जब वह लाइन में खड़ा होता है, एक गली बच्चा उसे धक्का देकर उसकी जगह ले लेता है, लेकिन इस बार शनका चुप नहीं रहता। ये तेजी से घूमते हुए एक किक मारता है और अपनी जगह वापस ले लेता है। हालांकि लड़का अपने गिरोह के बाकी सदस्यों को बुला लेता है और वे सभी शनका के पीछे भागते हैं। भागते भागले शनका एक कार में बैठे एक जोड़े से मिलता है। वे उसे अपनी कार में बिठा लेते हैं और उसकी देखभाल करने और उसे एक बेहतर जीवन देने का वादा करते हैं, लेकिन तभी शनका को अवांग की दी हुई सलाह याद आती है कि किसी पर भरोसा मत करो। वह तुरंत कार से बाहर कूदता है और सड़क पर भाग जाता है। कई साल बीत जाते हैं। अब शनका बड़ा हो चुका है और एक वयस्क के रूप में अखबार के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सुरक्षा टेक्नीशियन का काम करता है। उसका शहर अपराध और बर्बरता से भरा हुआ है, लेकिन शनका इन सब में हस्तक्षेप नहीं करता। वह शांत और एकांत जीवन जीना पसंद करता है। इस बीच शहर कुछ लोग अपराध के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक दिन शनका एक विधायक द्वारा आयोजित रात्रि भोज में जाता है। यहाँ वह पेनर से मिलता है जो
संगठित अपराध का प्रमुख है और लगभग पूरे शहर पर नियंत्रण रखता है। इसकी कहानी भी दर्द भरी है। शंका की तरह ही पेनर के पिता की भी न्यायपूर्ण तरीके से हत्या कर दी गई थी। अपराधियों ने उसके घर में आग लगा दी थी, लेकिन पेनर इस घटना में बच गया था। फिर भी उसका चेहरा जल गया। उसके चाचा ने उसे अनाथालय में छोड़ दिया ताकि वह अपनी पारिवारिक संपत्ति तक कभी न पहुंच सके। अनाथालय में पेनोरम्बेल बहुत बुरा व्यवहार किया गया, लेकिन पेनोरम्बेल पहुंचता है, लेकिन दुर्गा उसे पहचान लेता है और यह कहते हुए उसे अस्वीकार कर देता है कि वह जानता है कि पेनोरम्बेल के साथ घर लौट रहा होता है। तो गलियारे में उसे महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा। वह मामले की जांच करने का फैसला करता है। तभी एक रहस्यमय व्यक्ति उसके सामने आता है जो अग्नि जादू का उपयोग करता है और दुर्गा को बेहोश कर देता है। कुछ मिनट बाद दुर्गा जागता है और खुद की एक अनजान इमारत में पाता है। वह एक कुर्सी से बंधा हुआ होता और उसकी पत्नी और बच्चे भी रस्सियों से बंधे हुए होते हैं। तभी अचानक पेनोरम्बेल संगीत मांगता है, लेकिन पेनर उसकी बात नहीं सुनता। इसके बजाय वह रस्सियों में आग लगाना युक्ता कर देता है। जब रस्सियां लकर टूट जाती तो दुर्गा का परिवार इमारत से नीचे गिरा दिया जाता है। अपने परिवार को बचाने की कोशिश में दुर्गा खुद भी रस्सी को पकड़ने के लिए नीचे कूद जाता है, लेकिन वह भी गिर जाता है और अपने प्रियजनों के साथ इस दुनिया से चला जाता है। दूसरी ओर शंका अपने बिस्तर में जागता है। उसे पास वाले अपार्टमेंट में किसी आदमी की आवाज सुनाई देती है जो जबरन अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शंका दूसरों की समस्याओं में उलझना पसंद नहीं करता और उसे अनदेखा कर देता है। वह दिन के अंत में काम पर जाने की तैयारी करता है। काम पर शंका अपने एक दोस्त से बात करता है जो शहर की हिंसा से तंग आकर उसे छोड़ने की योजना बना रहा है। बात करते समय अचानक एक आदमी अखबार के गेट की ओर भागता हुआ आता है। वह मदद की गुहार लगाता है क्योंकि गुंडों का एक गिरोह उसका पीछा कर रहा है और उसे मारने की कोशिश कर रहा है। शंका और उसका दोस्त शुरू में उसकी मदद करने से मना कर देते हैं, लेकिन तभी उनका सहयोगी अवांग दरवाजा खोलता है और लड़के को अंदर ले जाता है। जाने से पहले अवांग वादा करता है कि वह उसे सुरक्षित रूप से पुलिस स्टेशन तक पहुंचा देगा। फिर अवांग उसे कहता है, ये शहर कभी नहीं बदलेगा अगर तुम्हारे जैसे लोग दूसरों की परवाह नहीं करेंगे। इस बात शंका के मन में सवाल उठने लगते हैं और उसे अपने व्यवहार पर पछतावा होने लगता है। अगली सुबह शंका देखता है कि वहीं उपद्रवी लोग एक बार फिर अपार्टमेंट में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। इस बार वे दरवाजे के अंदर में कामयाब हो जाते हैं और यूलन नाम की एक युवती को ढूंढ निकालते हैं जो अपने छोटे भाई टेल के साथ रहती है। डाकू उन दोनों को जान से मारने की धमकी देते हैं। युवती और उसके भाई को खतरे में देखकर सिका अंततः हस्तक्षेप करने का फैसला करता है। वह डाकुओं पर घूसे और लातों से हमला कर देता है। हालांकि अपराधियों को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे चाकुओं से लैस होकर उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार शंका मार्शल आर्ट में सीखी हुई अपनी सभी तकनीकों का इस्तेमाल करता है और उनकी हर चाल का जवाब देता है। फिर वह दूसरे अपराधी से सीधे टकराव के लिए आगे बढ़ता है। जब वह दूसरे अपराधी के साथ संघर्ष करता है तो वह अपराधी उठकर पीछे से शंका पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन शंका के लिए यह एक आश्चर्य की बात होती है क्योंकि जैसे ही वह अपराधी शंका की और छलांग लगाता है, वूलन उसे उसकी शर्ट से खींचकर मेज पर गिरा देती है। शंका इस मौके का फायदा उठाता है और दूसरे डाकू को अपने साथी से नीचे गिरा देता है। फिर वह दोनों को वहां से जाने के लिए कहता है। वूलन और टेडी उसकी लड़ाई के कौशल से बहुत प्रभावित होते हैं, लेकिन शंका जल्द ही यहाँ से चला जाता है। बाद में शंका एक सुरक्षा गार्ड के रूप में अपना एक और दिन पूरा कर रहा था। जब वह अपनी टॉर्च से निगरानी कर रहा था तो दो डाकू बदला लेने के लिए वापस आ गए। वे अपने साथ कुछ और लोगों को लेकर आए थे। हालांकि सुरक्षा गार्ड समूह का एक बड़ा हिस्सा निपटाने में सफल हो गया, लेकिन जैसे ही और लोग वहां आए वह भागने पर मजबूर हो गया। शंका खुद को अकेला पाकर समाचार पत्र प्रेस की ओर भागता है और तंग जगह का फायदा उठाने की कोशिश करता है। हालांकि वह पूरी तरह से गिरोह से बच नहीं पाता और इसलिए लड़ाई के लिए छत पर ले जाता है और गुंडे उसका पीछा करते हुए एक और टकराव शुरू कर देते हैं। इस संघर्ष में शंका और गिरह के बीच पुंसे और लात चलती है। हालांकि अपने मार्शल आर्ट कौशल के बावजूद शंका जल्द ही गिरह के अपराधियों द्वारा गिरा दिया जाता है जो उस लड़के हैं। वह उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देते हैं। आखिरकार शंका गिरोह से लड़ते हुए शक्तिहीन हो जाता और उसका शरीर छत से फेंक दिया जाता है। कोई भी साधारण इंसान उस गिरावट से बच नहीं सकता था, लेकिन तभी भारी बारिश शुरू हो जाती है और कई बिजली के बोल्ट शंका पर गिरने लगते हैं। अचानक शंका जाग जाता है और अपने शरीर में गिरती हुई विद्युत ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर देता है। अगले दिन सुबह वह अपने अपार्टमेंट में उठता है। तभी कुछ ही देर बाद दरवाजे पर दस्तक होती है और ये दुल्हन होती है जो उसे अपने भाई की देखभाल करने के लिए कहती है। इस बीच एक सभा में राजनेता दुर्गा की मौत के बारे में बहस कर रहे होते हैं और वे इस बात पर संदेह कर रहे होते हैं कि पेनोरम्बेल की क्राइम बॉस पहले ही अपनी योजना को अंजाम दे चुका है और चावल के गोदाम में अपने गुर्गों को एक रहस्यमय सीरम इंजेक्ट करने के लिए कहता है। वापस शंका के घर पर यह टेड को बताता है कि वह उसे अपनी बहनों के पास ले जाएगा क्योंकि उसे रास्ते में काम करना है। फिर यह
यह बाजार में दुल्हन से मिलता है, जो अन्य व्यापारियों को इकट्ठा करके सुरक्षा बढ़ाने के लिए एक आंदोलन चला रही है। शंका फिर तुलन से अपने भाई को वापस ले जाने के लिए कहता है। तभी वही गिरोह घटना स्थल पर दिखाई देता है, जिसने शंका को छत से फेंक था। वे शंका को अब भी जीवित देखाकर हैरान हो जाते हैं और उसे शहर की सड़कों के माध्यम से पीछा करना शुरू कर देते हैं। शंका भागने की कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही वे उसे घेर लेते हैं और उसे फिर से उनके साथ लड़ने के लिए मजबूर कर देते हैं। शंका का युद्ध कौशल उसे कई अपराधियों को एक साथ हराने में मदद करता है और वह उनके हमलों को जल्दी से रोकता और उनका मुकाबला करता है। हालांकि अपराधी उसे खत्म करने का फैसला करते हैं और उस पर कुल्हाड़ी फेंकते हैं, लेकिन वह अचानक अपने हाथों से बिजली गिराकर डाकू को रोक देता है। एक पल के लिए वह अपने 9 शत्रुओं पर बिजली का डिस्चार्ज छोड़ता है और उन्हें दूर धकेल देता है, जिससे दे चौंक जाते हैं। लेकिन जब शंका फिर से बिजली की किरण छोड़ने की कोशिश करता है तो कुछ नहीं होता, इसलिए वह डाकू के लकड़ी के डंडे में से एक पकड़ लेता है और इससे वह गिरोह के बाकी सदस्य को खास करने में सफल हो जाता है। पूरी लड़ाई वलन और उसके व्यापारियों द्वारा देखी जाती है, जो शंका के युद्ध कौशल से प्रभावित होते हैं, लेकिन यह उन्हें अनदेखा कर देता है और कुछ घंटों बाद वहां से चला जाता है। काम पर जाते समय यह एक दोस्त से बात कर रहा होता है और कहता है कि एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पास विशेष शक्तियां हैं। इसके तुरंत बाद खुलन वहां आती है और शंका से कहती है कि यह बाजार में वापस चले, क्योंकि सभी लोग मानते हैं कि वह एक नायक है और शहर की रक्षा करेगा। लेकिन शंका ये कहकर मना कर देता है कि उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं है। लेकिन थुलन कहती है कि सभी लोग देख सकते हैं कि बिजली गिराने के साथ साथ उसकी लड़ाई में लगी चोटें भी ठीक हो गई हैं। इसके बावजूद वह मदद करने से मना कर देता है। कुलन और उसके साथी शंका के इस रवैये से निराश होकर वहां से चले जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जब शंका अपना काम खत्म करके घर लौटता है तो वह देखता है कि बाजार आग की लपटों में घिरा हुआ है। यहाँ लोगों की चीख पुकार मची होती है और कई दुकानदार घायल हो गए होते हैं। कुलन उसे बताती है कि इस अन्याय के सामने वह लोगों की मदद करने से मना नहीं कर सकता। उसका मानना है कि यह सब उपद्रवियों के उसी गिरोह ने किया है जिसने पहले उन पर हमला किया था। कुलन शंका से कहती है कि उसे उनके नेता गंदा से लड़ने में मदद करनी चाहिए। शंका इस बात को लेकर असमंजस में है, क्योंकि उसे अपनी शक्तियों की उत्पत्ति और उन्हें नियंत्रित करने का तरीका नहीं पता। फिर भी यह कुछ करने का निर्णय लेता है। उसी रात जब वह काम पर होता है, वुलन और टेडी उससे बात करने आते हैं। तभी तेज गरज के साथ बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देखकर शंका को अपनी जस रात की याद आ जाती है, जब ये बिजली से डरता ही और उसने बिजली को अपने अंदर अवशोषित किया था। इस बात को समझने के लिए वह बारिश में चला जाता है। जैसे ही बिजली गिरती है, यह एक बार फिर बिजली को अवशोषित कर लेता है, लेकिन यह उसकी ऊर्जा को बढ़ाने के बजाय उसे जमीन पर गिरा देती है। तभी उसका एक सहकर्मी उसकी मदद करने के लिए दौड़ता है, लेकिन जैसे ही वह शंका को छूता है, बिजली का तेज झटका उसे दूर फेंक देता है। आखिरकार शंका को एहसास होता है कि बिजली ही उसे शक्ति देती है। वुलन ये जानने के लिए कि उसकी शक्तियाँ कितनी मजबूत है, लोहे की एक छड़ से शंका को मारने की कोशिश करती है, लेकिन शंका करे कोई दर्द महसूस नहीं होता, बल्कि वह अपनी ऊर्जा को और तेजी से पुनर्भरण करता है। ये देखकर वुलन और टेडी को यकीन हो जाता है कि शंका ही उनकी और शहर की रक्षा कर सकता है। इसके बाद वह वुलन और उसके साथियों के साथ एक शादी की पार्टी में गया, जहां उनकी योजना गंदा से मिलने की थी। जब वे पार्टी में पहुंचे तो गंदा ने उन्हें देखकर वहां से भागने की कोशिश की। उसके गुर्गे उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी शादी की दुल्हन हस्तक्षेप करती है और यह जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। इस बीच बातचीत आगे बढ़ने से पहले पार्टी में कई मेहमानों को अचानक बीमार महसूस होने लगता है। संयोग से ये सभी महिलाएं गर्भवती थी। जल्द ही खबर फैलती है कि शहर के आसपास कई गर्भवती महिलाएं एक ही समय पर बीमार हो रही हैं। फिर मीडिया को पता चलता है कि यह समस्या पेना के गुर्गों द्वारा चावल में इंजेक्ट किए गए एक सीरम के कारण हुई थी। विशेषज्ञों का कहना है कि यह सीरम भ्रूण के मस्तिष्क को प्रभावित करता है, जिससे वे सही और गलत में फर्क करने में असमर्थ हो जाते हैं। इस तरह पेना एक अनैतिक और अपराधी प्रवृत्ति वाली पीढ़ी तैयार करने की कोशिश कर रहा था, जो भविष्य में उसके आदेशों का पालन करेगी। यह खबर शहर के लोगों को गुस्से में भर देती है और सड़कों पर दंगे और अराजकता फैल जाती है। उपद्रवी लोग इस भ्रम का फायदा उठाकर दुकानों को लूटते हैं और घरों में घुसपैठ करने लगते हैं। इसी रात शंका एक मुखौटा पहनकर शहर की सड़कों पर दिखाई देता है। यह उपद्रवियों को रोकने की कोशिश करता है और बड़ी हिम्मत से उनसे लड़ता है। वह काफी आसानी से कई उपद्रवियों को काबू कर लेता है। हालांकि एक ठग उस पर चाकू से हमला करता है, जिसमें एक छोटा सा कंटेनर जुड़ा होता है। उस चाकू से हमला करके ठग शंका का थोड़ा खून इकट्ठा कर लेता है और भाग जाता है। इससे सुरक्षा गार्ड शंका अपने कार्यस्थल पर लौटता है, जहां वुलन उसकी चोटों का इलाज कर रही होती है। उसी समय फिर से बारिश शुरू हो जाती है और शंका इस मौके का फायदा उठाकर अपनी ऊर्जा रिचार्ज करता है। हालांकि जब वह अपने आसपास
आसपास देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसकी शक्तियों के सक्रिय होने के कारण वह अपने दोस्तों की जिंदगी खतरे में डाल सकता है। इस डर के कारण वुलन आंग और टेड की मदद से शंका याबार के ऑफिस में जो भी सामान उपलब्ध होता है उससे एक सुरक्षात्मक सूट तैयार करता है। अब शंका अपराधियों से मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाता है। उसने अपने मुखौटे पर धातु का एक एंटीना लगाया है ताकि वह बिजली को अधिक आसानी से अवशोषित कर सके और अपनी शक्तियों को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। मुखौटा पहने और सतर्कता से काम करते हुए शंका की कार्रवाई जल्द ही शहर के लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। वह अब एक नायक के रूप में पहचाना जाने लगा है। उसकी बहादुरी की खबरें समाचारों में आने लगती है और ये सब हाउस ऑफ पीस नामक एक संगठन का ध्यान भी खींचती है। संगठन के सदस्यों में से एक अरविंद, जो विधायकों में से एक है, अनैतिकता सोरम की जांच करने और नकाबपोश नायक की पहचान का पता लगाने का प्रस्ताव रखता है। एक रात की लड़ाई के बाद साका थककर सोफे पर सो जाता है। सुबह जब वह उठता है तो देखता है कि बुलन उसके लिए धीरे धीरे नायता बना रही है। थूलन अब धीरे धीरे शंका से जुड़ने लगती है। नाश्ता बनाने के बाद वह कमरे से बाहर जाती है, लेकिन बाहर उपद्रवियों के एक समूह का सामना करती है। शंका ये देखकर तुरंत बुलन की मदद के लिए दौड़ता है, लेकिन वह समूह कहता है कि वे लड़ने नहीं आए हैं, वे ये बताने आए हैं कि बाजार में आग लगाने वाले वे नहीं थे। वे कहते हैं कि यह आई सुजान था, जो एक प्रसिद्ध वायलिन वादक है। उनका दावा है कि उन्होंने उसे उसी रात बाजार में देखा था और वही इस घटना के लिए जिम्मेदार हो सकता है। ये सुनने के बाद शंका थिएटर जाता है, जहाँ वायलिन वादक शाम प्रदर्शन करने वाला है। शो के बाद संगीतकार पिछले दरवाजे से बाहर निकलता है, लेकिन तभी नकाबपोश नायक उसके सामने जाता है। शंका उससे पूछता है कि उसने बाजार में आग क्यों लगाई। जवाब में वायलिन वादक वाचलिन स्टैंड के अंदर से एक ब्लेड निकालता है और शंका पर हमला करता है। हालांकि शंका अपनी अलौकिक सहन शक्ति के कारण सुरक्षित रहता है। इसमें बाद उनके बीच एक गहन लड़ाई शुरू हो जाती है। शंका अपने मार्शल आर्ट कौशल के कारण जल्दी ही लड़ाई में बढ़त हासिल कर लेता है। लड़ाई के दौरान ये वायलिन वादक की छाती पर एक अजीब निशान देखता है। ये देखकर कि वह शंका से मुकाबला नहीं कर सकता है, वायलिन वादक सड़क पर भागने लगता है, लेकिन भागते समय वह एक तेज रफ्तार कार को अपनी ओर आते हुए नहीं देखता और कार से टकराकर बुरी तरह कुचल जाता है। अगले दिन पेनोरम्बेला है और एक एक करके गुप्त संगठन के राजनेताओं और पत्रकारों को खत्म करना शुरू कर देते हैं। अनाथों में से एक नर्तक, जो अपने सिर के पीछे एक मुखौटा पहनता है, रविन पर उसाकी कार से हमला करता है। रविन के सुरक्षा गार्ड पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नर्तक उनकी क्षमता से कहीं अधिक शक्तिशाली साबित होता है। एक एक करके सुरक्षा गार्ड खत्म हो जाते हैं और अंततः नर्तक विधायक रविन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है, जो खुद को बचाने के लिए कदर में बंद कर लेता है। नर्तक धीरे धीरे नाचते हुए कार की ओर बढ़ता है और ठीक उसी समय सेना अपनी सुपर हीरो पोशाक में वहां आ जाती है। ये नर्तक को सीधा मुकाबला करने के लिए चुनौती देता है। सेना का कौशल और उसकी चालें नर्तक को इतनी प्रभावित करती है कि संघर्ष के दौरान उसका मुखौटा गिर जाता है और आखिर में सेना ने अपनी ताकत से उसे फेंक दिया। ये देखकर कि नायक उसकी सोच से भी ज्यादा शक्तिशाली है, नर्तकी वहां से भाग निकली। बाद में सेना उस मुखौटे की जांच करता है और पाता है कि उस पर वही प्रतीक बना है जो उसने वायलिन वादक की छाती पर देखा था। ये प्रतीक पेनल लीग का प्रतिनिधित्व करता था। आरविक, जिसे सेना ने बचाया था, वह नायक का धन्यवाद करता है। हालांकि सेना घटनास्थल से चुपचाप निकल जाता है, लेकिन उसका यह वीरतापूर्ण कार्य आविन को अनैतिकता सीरम के खिलाफ एक मार्ग तैयार करने के लिए वोट देने के लिए प्रेरित करता है। वोट पास हो जाता है और मार्ग का उत्पादन शुरू किया जाता है। इसे शहर के सभी निवासियों के बीच वितरित किया जाने लगता है, लेकिन समस्या यह है कि इस मार्ग का उत्पादन जिस कंपनी ने संभाला है, ये पेने की सहायक कंपनी है। असल में ये कंपनी मार्ग के नाम पर सीरम को और अधिक शक्तिशाली बनाने वाले पदार्थ का उपयोग करने की योजना बना रही है। हालांकि आरविक के तौर पर मार्ग का विश्लेषण करने के लिए एक निजी प्रयोगशाला को आदेश दिया था। जाँच के बाद पेने की योजना का भंडाफोड़ हो जाता है। आरविक तुरंत अपने सहायक को टीकाकरण केंद्रों को सूचना देने और नकाबपोश नायक का पता लगाने का निर्देश देता है। पेनोरम्बेतल रूप में पेनोरम्बेला मॉडल और शेफ का सामना करता है। नायक दोनों से एक साथ लड़ता है और कुछ संघर्ष के बाद मॉडल को एक गहरे गड्ढे में गिराने में कामयाब हो जाता है, लेकिन तभी मूर्तिकार अपने चिमटी और हथौड़े के साथ और चित्रकार, जो अपनी ताकतवर मुट्ठी को हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है, वहां आ जाते हैं। ये दोनों शंका के लिए उम्मीद से ज्यादा मुश्किल साबित होते हैं, जिससे लड़ाई को जारी रखना उसके लिए कठिन हो जाता है। हालात और भी खराब हो जाते हैं जब छात्र भी लड़ाई में शामिल हो जाता है। वह अपने बैकपैक को एक लचीली लड़ाकू नली की तरह इस्तेमाल करती है। इसके बाद लोहार अपनी दो लंबी और तेज तलवारों के साथ वहां आता है। वह एक साथ शंका पर हमला करते हैं। वे अपनी लंबी दूरी के हथियारों से उसे काबू में करने की कोशिश करते हैं। सेना अपनी दूरी बनाए रखने का प्रयास करता है, लेकिन तभी लीग के दो और सदस्य नर्तकी और नज उसे घेर लेते हैं। नर्तक से वह पहले लड़ चुका है और नज खंजर को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है। इतने सारे दुश्मनों के बीच शका खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करने लगता है। यह मुश्किल से खड़ा हो पाता है, लेकिन आराम करने का
समय नहीं है। वह देखता है कि वलंटी और आंत को खलनायक पेनोरम्बेटल थी, वह उसे इसे पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करता है। गन की मौत और उसके अंतिम शब्द नायक को और अधिक प्रेरित करते हैं। वह अपने शरीर से आसमान से बिजली को अवशोषित करने में सफल होता है और पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। अब ये सभी अनाथों का सामना करने के लिए तैयार है। वह एक एक करके सभी को आसानी से हरा देता है, लेकिन जब सम्मोहन चिकित्सक की बार आती है तो वह नायक को अपने जादू से उसे सपनों में सोने के लिए मजबूर करता है। शनका अपने पुराने घर में अपने माता पिता के साथ सोफे पर बैठा हुआ देखता है और वे वादा करते हैं कि वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन शनका जल्दी ही समझ जाता है कि यह सब एक धोखा था। वह खुद को हकीकत में वापस लाता है और लोहार के हमले को रोकने के लिए समय रहते तैयार हो जाता है। फिर वह एक ब्लेड पकड़ता है और अधिक बिजली को बुलाता है, जिससे लोहार की तलवार टूट जाती है और एक ऊर्जा की लहर लोहार और सम्मोहन चिकित्सक को मारकर खत्म कर देती है। ये देखकर कि उसके साथी लगभग सभी खत्म हो चुके हैं, पोड अपनी पीठ में छुरा धूप की कोशिश करता है, लेकिन तभी अरविंद छत पर दिखाई देता है और खलनायक को उसके आखिरी क्षण में गोली मार देता है। बनोर अपने आखिरी डॉफना को चित्रकार को भेजता है और कहता है कि अनैतिकता सीरम के साथ उसकी योजना पूरी हो जाएगी। हालांकि सेना कहता है कि वह उसे रोक देगा और फिर मारक ले जाने वाली कार को ढूंढने के लिए अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ता है। नायक उसे खोजने में सफल हो जाता है और उसे खींच कर कार से बाहर निकालता है, लेकिन चालक एक पिस्तौल निकालकर उसे गोली मार देता है, जिससे वह बाइक से गिर जाता है। दुर्भाग्यवश एक और रहस्यमय नायिका सड़क पर दिखाई देती है और अपने दुपट्टे से कार को रोकने की कोशिश करती है, जिससे वह राजमार्ग पर पलट जाती है। इसके बाद सेना वाहन तक पहुंचता है और एक शक्तिशाली बिजली का बोल्ट बुलाता है, जो न केवल कार में मौजूद एंटीडोट्स को नष्ट कर देता है बल्कि टीकाकरण केंद्र में मौजूद लोगों को भी नष्ट कर देता है। दिन को उसके द्वारा बचाया गया था, लेकिन 3 महिलाओं को अभी भी एंटीडोट का इंजेक्शन लगाया गया था और उनके बच्चे बनोर की बुरी योजनाओं के अनुसार पैदा होंगे। उसी समय दूर एक संग्रहालय में गंदा गजू के पास खड़ा है, जिसके पास अपनी खुद की योजनाएं हैं। गजू ने खुलासा किया कि संग्रहालय की दीवार पर बिलोवा का शरीर रखा है, जो एक शक्तिशाली प्राचीन योद्धा था। उसने उसे पुनर्जीवित करने की योजना बनाई और गंदा की मदद से दीवार को तोड़कर उसका सिर कटा हुआ शरीर निकाला। गजू ने उसका खोया हुआ सिर पाया और शनका से एकत्र किए गए रथ से उसे जोड़कर योद्धा को जीवित कर दिया। तभी विलो पूछता है कि गजल उसे वापस क्यों लाया है और गजल कहता है कि योद्धा का पुराना दुश्मन वापस आ गया है। वह अभी भी अपनी असली पहचान नहीं जानता, लेकिन वह दुश्मन गुंडाला ठनहार का योद्धा है। यह महान नायक कोई और नहीं बल्कि शनका है, जो बिजली को अवशोषित करने और नियंत्रित करने की अपनी शक्ति को समझता है। ये जानने पर कि विलोवाक ने गजल को अपनी सेना इकट्ठा करने का आदेश दिया, क्योंकि अतीत के दुश्मनों के बीच लड़ाई शुरू होने वाली है। कुछ दिनों बाद शनका शहर की छतों पर दिखाई देता है। अबार की मदद से बनाई गई एक बेहतर वर्दी पहने हुए वह अपने शहर को अपराध से बचाने का वादा करता है, बिना इस संदेह के कि वह जल्द ही बिलोवा के रूप में अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना करेगा। सौभाग्य से उसे रहस्यमय नायिका की मदद मिलती है, जिसकी असली पहचान श्रेया ऐसी है। वह दूर से सेना को देखती है और जानती है कि निकट भविष्य में उसे एक शक्तिशाली दुश्मन से लड़ने के लिए खुद को उसके साथ जोड़ना होगा। इसी सस्पेंस के साथ यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है।